नमस्कार। आप सबका स्वागत है। मेरी वॉइस आ रही है प्रॉपर? ओके। तो शुरू कर रहे हैं हम आज के इस लेक्चर को, जहां पर हम पढ़ रहे थे विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। देखिए, विद्युत धारा के बारे में कल जो हमने पढ़ा था वो बहुत ही छोटा लेक्चर था, 20 मिनट्स का ही हो पाया। उसका रीज़न ये है कि उसको रीजन को सही भी कर दिया गया। अब देखिए, कुछ छोटी छोटी चीज़ें आती है सामने, जैसे कि लाइट जाने के बाद जो इन्वर्टर पे आता है तो उसमें 1 सेकंड का फ्लक्चुएशन आता है। इन्वर्टर लगा का है, सब कुछ है, बट वो 1 सेकंड का जो फ्लक्चुएशन आया था, उस फ्लक्चुएशन के अंदर जो हमारा सेटअप है वो बंद हो गया था। और उस सेटअप को ऑन करना और उसके बाद फिर वापस को चालू करना, और फिर जैसे चालू किया, चालू करते ही वापस फिर से जैसे ना लाइट आ गई, तो वो वापस इन्वर्टर से लाइट पे गया। तो वो 1 सेकंड का जो फ्लक्चुएशन होता है, जैसे बहुत सी आपने देखा होगा कि अगर आपने घर पे भी, अगर आपके घर पे इन्वर्टर है तो ट्यूबलाइट जो हल्का सा फ्लक्चुएट करती है, बस वो वैसे ही जो फ्लक्चुएशन होता है उसके अंदर जो सारा का सारा जो सिस्टम है वो बंद हो जाता है। उसको सही करवाया फिर कल, एंड देन अब मुझे नहीं लगता कि होपफुली ऐसी कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। लेट्स सी, फिर आगे देखते हैं क्या सीन होता है। इलेक्ट्रिशियन को बुला के वो सब सीन कराया दिया, बट ठीक है, लेट्स सी। गुड इवनिंग इंदु तक। आपको बहुत दिनों बाद देखा है, बहुत दिनों बाद दिख रहे हैं आप यहाँ पे, बहुत अच्छी बात है। तो आपका स्वागत है। हम यहाँ पे पढ़ रहे थे विद्युत धारा। तो देखिए, विद्युत धारा के अंदर कल मैं आपको जैसे बता रहा था कि लास्ट क्लास के अंदर हम बात करते कि विद्युत चालकता, तो उसको हम सिंपल सा, जैसे मैं बता रहा था कि जो हिंदी के अंदर किताबों के अंदर भी दे रखा था, मैंने उसको अच्छे से देखा, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा क्लियरिटी आनी चाहिए कि जी और सिग्मा में क्या डिफरेंस है। जिसे हम जी बोलते हैं इंग्लिश में, तो इसे कंडक्टेंस बोलते हैं, और हिंदी में इसे चालकत्व बोलते हैं। चालकत्व। और जो ये चालकत्व है ये है 1/r। ये है 1/r। 1/r मतलब 1 बटा आपका जो प्रतिरोध है, 1 बटा प्रतिरोध है। जबकि जो सिग्मा होता है इसको हम बोलते हैं सर कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी। जैसे मैंने कल कहा था ना कि कनेक्टिविटी होना चाहिए, मैंने कल आपको कहा था जब सबसे पहले लिखवाया था कि जो हमने यहाँ पे बात की थी, तो वहाँ पे जो चालकता हिंदी में वर्ड लिया था, हिंदी में जो चालकता होता है उसका इंग्लिश में मतलब कनेक्टिविटी होना चाहिए। तो मैंने चालकता के हिसाब से सिग्मा को 1/ρ लिखा था, बट यहाँ पर जो किताब थी उसके अंदर से हमने देखा कि वहाँ पर उसने इस बात को चालकता जी को लिख दिया, जबकि गलत है। चालकता जी नहीं होता है, चालकता जी नहीं होता है, चालकत्व होता है, चालकत्व होता है। तो अब सब कुछ इसके अंदर क्लियर कर देते हैं कि सर जो हमारी कहानी है सिंपल सी, वो चालकत्व की है और ये चालकता की है। जो चालकता है इसको विशिष्ट चालकत्व भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? विशिष्ट चालकत्व। जो हिंदी की कहानी है, हिंदी के जो शब्द है उन पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना था, और आपने ज़्यादा बच्चे जो हिंदी माध्यम के उनके लिए लिख रहा हूँ, इंग्लिश में तो कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं। कंडक्टेंस उसका अपोजिट रेजिस्टेंस होता है। यहाँ पे जो कनेक्टिविटी है उसका अपोजिट वहाँ पे रजिस्टिविटी है। तो रजिस्टिविटी कनेक्टिविटी क्लियर होती है। तो जो सिग्मा है सर वो 1/ρ है। आपको बता दूँ कि जो रो होता है ये होती है सर रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी जिसको हम बोलते हैं प्रतिरोधकता। 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 देखिए, मैं आपसे दिल से दिल की बात करना चाह रहा हूँ। अप्रैल महीना है हमारे पास, इवन मई के अंदर भी आपके जो कुछ बच्चे क्यूट का एग्जाम देने वाले हैं उनको क्यूट का एग्जाम मिलेगा। कुछ लोग जो स्पेशल यूनिवर्सिटी के लिए देने वाले हैं उनको जून जुलाई तक मिलेगा। मई का महीना है हमारे पास, बिंदास आप जुड़िए और मुझसे पूछिए, पूरी फिजिक्स का निचोड़ निकाल दीजिए। उसने कहा सर क्लास में तो आप चलाते रहिएगा, मुझे बहुत सारे सवाल पूछने हैं सर, या फिर मैं कैसे पढ़ने के अंदर अपनी हैबिट बनाऊं फिजिक्स के अंदर, इसका बता दीजिए सर। तो जो भौतिक विज्ञान आप पढ़ रहे हैं उसके अंदर जो माहौल बनाना है वो सब बना देंगे। एक बार के लिए बात कर लेंगे, लेकिन टेलीग्राम पे आपको जुड़ना होगा, टेलीग्राम पे। और टेलीग्राम पे मैं आपको मिलूंगा @केशव मेवाड़ी के नाम से। आप इसमें मुझे ढूंढना, मैं आपको मिल जाऊंगा टेलीग्राम पे। टेलीग्राम पे मैं आपको यहाँ पे मिलूंगा। आप मुझसे जो मर्जी वो पूछो फिजिक्स से रिलेटेड, जो भौतिक विज्ञान आप पढ़ रहे हैं। देखिए, मैं यहाँ पर बहुत बेसिक लेवल पे पढ़ा रहा हूँ, हिंदी के शब्दों के साथ पढ़ा रहा हूँ। सबकी अपनी अपनी एक गति हो सकती है, सबका अपना अपना एक स्पीड, सबका अपना एक मेंटल स्पेस होता है। और आपने अभी बोर्ड का एग्जाम भी दिया तो आपकी अलग अलग पकड़ हो सकती है। और अगर कोई बच्चा यहाँ पे जो कक्षा 11 से 12 में जा रहा है वो पढ़ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, उसके लिए भी काम की चीज़ है। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि फिर भी कुछ लोगों को अपने हिसाब से कुछ कुछ चीज़ें और पूछनी होगी एक्स्ट्रा में, पहले की आगे की, तो आप पूछ सकते हैं बिंदास। टेलीग्राम पे आप जुड़िए, एक माहौल बना दीजिए और पूछ लीजिए जितना भी आपको पूछना है, जो भी सवाल आपके मन में है। पर फिलहाल मैं जो आपको छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से रखिएगा कि यहाँ पर जो आपका ये जी है वो कनेक्टेंस, उसको हिंदी में बोलते हैं चालकत्व, जो कि 1/रेजिस्टेंस, इसे क्या बोलते हैं सर? रजिस्टेंस, जिसे हम बोलते हैं प्रतिरोध। प्रतिरोध।
जबकि जो सिग्मा है इसको बोलते हैं कंडक्टिविटी, और इसका मतलब होता है चालकता। मैं यहाँ पे ये बात वापस इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कल की क्लास में भी देखा था अपन ने, जिस किताब के अंदर वो जो नोट्स थे जिसके अंदर से कहानी चल रही थी जिसमें से हम चीज़ें कनेक्ट कर रहे थे, वहाँ पर चालकता को उसने ये ले लिया जी, जबकि गलत है। चालकता जब भी बोलेगा सिग्मा ही समझना है। चालकता बोलो या विशिष्ट चालकत्व बोलो, चालकता बोलो या विशिष्ट चालकत्व बोलो, बात वही है। ऐसे ही यहाँ पर रजिस्टिविटी बोलो यहाँ पे, अथवा विशिष्ट प्रतिरोध बोलो, विशिष्ट प्रतिरोध बोलो, दोनों का एक ही मतलब होता है, दोनों का एक ही मतलब होता है। मात्रक वगैरह हमारे सब कुछ क्लियर है और हमारी कहानी हमको बहुत अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। अगर ऐसा है तो बस फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो सर ये सिंपल सी कहानी हमने कल जानी थी, बहुत सिंपल सा इसका यूनिट मात्रक वगैरह दिखा था। अब जो आज की कहानी जानेंगे उसके अंदर मैं बता दूं आपको कि अब हम जो जानने वाले हैं वो पूरा चालकता के ऊपर बात करेंगे। चालकता के साथ साथ मैं अभी कुछ बातें थोड़ी डिटेल में भी बात करना चाहूँगा, जहाँ पर मैं बात करूँगा वापस इन सबको कनेक्ट करने के बाद कि सर जो हमने अपवाह वेग पढ़ा था उसका इस्तेमाल करते हुए हम जानेंगे कि प्रतिरोधकता क्या होती है एवं प्रतिरोध क्या होता है, उसका मान निकालने की कोशिश करेंगे, उनका मान निकालने की कोशिश करेंगे। ये बहुत ज़रूरी होगा हमारे लिए, तो उसको हम जानेंगे यहाँ पर। और इसी तरह से यहाँ पर अगर एक दूसरी चीज़ बात करें चालकता को पढ़ने के साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि जो हमारे पास जितने भी धारा का सूत्र है वो किस तरह से बनता है। अपवाह वेग एवं केवल चालकता का इस्तेमाल करके, चालकता का इस्तेमाल करके की मदद से ये हम जानेंगे, ये आज हम जानने वाले। तो इनको जानने से पहले हम ये जानते हैं कि चालकता क्या होती है, चालकता को अच्छे से समझते हैं। तो शुरू करते हैं चालकता की कहानी। देखिए चालकता के अंदर विद्युत चालकता की हम बात करते हैं। इलेक्ट्रिक कनेक्टिविटी, देखिए आप चाहें तो मैं सारे के सारे नोट्स यहाँ पे भी लिख सकता हूँ। बहुत सारे बच्चों को हो सकता है कि सर आप खुद से नोट्स लिखते रहिए तो मजा आ जाएगा, क्योंकि उसके बाद यहाँ पर जब आप लिखे हुए पढ़ाएंगे तो उसके अंदर क्या होगा कि सर हमको बहुत फास्ट उतारना पड़ेगा। और एक है कि आप जब हमें खुद से लिखेंगे तो हम साथ में उतारते भी रहेंगे और वो आराम आराम से चलेगी कहानी, तो और भी मजा आएगा। जैसे अभी आपकी मर्जी हो। अभी के लिए मुझे तो लगता है कि जो यूट्यूब पे अपन की क्लास चल रही है उसके अंदर अगर यहाँ पे आपके पास टाइप होगा तो उससे क्या होगा, समझने वाला काम अपन करते रहेंगे और टाइप उसको उतारने वाला काम आप बाद में कर सकते हैं। मैं हर बार हर पेज के बाद साइड में रहता हूँ, जो भी आपको पॉइंट नोट्स उतारना है, वैसे तो बहुत सिंपल वाली चीज़ें हैं जिसको आप पहले भी पढ़ चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर उतारना है तो मैं साइड में हो जाया करूँगा, लेकिन पहले जो समझने वाला काम है वो यहाँ पे उतारेगा। पर फिर भी अगर आप कहेंगे तो हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि मैं जो टाइप है वो टाइप करके ना लेके आऊँ और मैं यहाँ पे खुद से लिखना शुरू कर दूँ ये नोट्स। बट फिलहाल के लिए देखिएगा विद्युत चालकता। अब तो हमको पता है कि सर विद्युत चालकता जो होता है हमारे पास फिर से मैं बोल रहा हूँ, जैसे इसने कल यहाँ पे विद्युत चालकता बोला था, इसको अगर आप चालकता बोल रहे हैं तो फिर ये अपने आप में गलत हो जाएगा। इसलिए मैं इस चालकता का वर्ड को यहीं से हटा देता हूँ, मतलब इस शब्द को मैं यहाँ से हटा ही देता हूँ। इस पेज को ही हटा देते हैं क्योंकि कल सारी कहानी यहीं से शुरू हुई थी। इस पेज को ही हम यहाँ से हटा देते हैं और यहाँ से हटाने के बाद अब हम देखते हैं कि सर जो विद्युत चालकता है इसको आप समझाइए सर अब क्या होता है, क्या मतलब होता है सर। इसको सिग्मा बोलते हैं, सिग्मा। ये किसी भी पदार्थ की, ये किसी पदार्थ की बाह्य विभवांतर लगाने पर या बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाने पर लगाने पर इलेक्ट्रॉन्स के, इलेक्ट्रॉन के बहाव के बहाव में आसानी को दर्शाता है, में आसानी को दर्शाता है। जितनी चालकता ज़्यादा होगी उतना ही इलेक्ट्रॉन का बहाव आसानी से होगा। ये है इसका मतलब, असली मतलब ये है चालकता अगर आप बोल रहे हो तो। अब इस चालकता से हम चालकत्व बनाएंगे, चालकत्व बनाएंगे। जैसे हमने बोला ना कि जैसे ये प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम होता है, प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम होता है।
सिग्मा इक्वल टू 1/ρ, मात्रक इसका हो जाएगा सर 1/ओम इंटू मीटर, जैसे कि हमने देखा था कल कि महो पर मीटर ही बोल सकते हैं, महो पर मीटर। इसके सिवा जो इसकी विमा है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है आपके लिए, वो फिर से जो रजिस्टिविटी है इसकी उल्टी होगी। देखिए अगर रजिस्टिविटी की उल्टी होगी तो आपको रजिस्टिविटी की विमा निकालनी पड़ेगी, और उसके लिए आपको पहले प्रतिरोध की विमा पता होनी चाहिए। वैसे मेरे को लगता है नहीं कि वो कभी भी चालकता की विमा पूछेगा, वो आपको चालकत्व की विमा पूछ सकता है। तो चालकत्व की विमा पूछ सकता है तो बात ही खत्म है, वरना विमा निकाल देना आप। मैं अभी पहले चालकत्व की निकाल रहा हूँ। सबसे पहले तो आप क्या जानते हैं वो देखिए, विमा किसकी, प्रतिरोध की। ये आपको याद हो गई जैसे हमने कल लिखवाई थी, या इसको वापस ड्राइव करना है। सर ड्राइव क्यों करना है, हमने देख लिया था ना कल वोल्ट अपॉन एम्पियर। कल आपने बताया दिया था कि वोल्ट अपॉन एम्पियर, वोल्ट को आपने बताया था जूल पर कूलॉम, तो वहाँ से पूरा सब कुछ क्लियर ही है आपके पास। तो सर हमने देखा था इसको कि एम एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस टू, ये आई थी प्रतिरोध की विमा, ठीक है ना। अगर प्रतिरोध की विमा ये है तो इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि प्रतिरोधकता, एक एक करके सबकी लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे विमा, इसकी ये विमा है ये आर की। तो सर रो की विमा क्या होगी, सर रो होता है ओम इंटू मीटर, ओम इंटू मीटर, यानी कि सर एक एल से और मल्टीप्लाई करना है, यानी कि एम एल थ्री टी माइनस थ्री ए माइनस टू। गुड। अब अगर हम बात करें सर जी की, यहाँ पर मैं एक और चीज़ लेता हूँ, जी क्या होता है, चालकत्व, जो कि 1/, प्रतिरोध के बराबर होता है। और इसको अगर समझाएं अपन तो हम ये बोलेंगे कि एक वो एलिमेंट जिसके अंदर करंट के जो फ्लो है उसके अंदर कितनी उसकी प्रवृत्ति, कितनी नेचर है उसकी, वो उसका चालकत्व कहलाएगा। ये अपने आप में प्रतिरोध का उल्टा है। जैसे प्रतिरोधकता क्या होता है कि किसी भी पदार्थ के अंदर करंट के फ्लो का विरोध करने की प्रवृत्ति कितनी है, वो प्रतिरोधकता कहलाती है। उसको अगर हम उसकी भौतिक राशियों के साथ गुणा कर दें, यानी कि L/N कर दें, रो L/A कर दें, तो हमको प्रतिरोध मिल जाता है जो एग्जैक्टली उस दिए गए मापदंड का एक प्रतिरोध, एक ऐसा मात्रक निकल के आता है कि हाँ अगर आप इतना विबल होगे इतना करंट ही बहेगा, इसमें से ज़्यादा करंट नहीं बह सकता। तो प्रतिरोध जो है अपने आप में वो मतलब ये कह सकते हो कि आप प्रतिरोधकता अपने आप में एक विशेषण है। हम बोलते हैं ना कि सर संज्ञा सर्वनाम विशेषण, तो आपको बता दूँ कि जो प्रतिरोधकता है आपकी वो विशेषण है, और जो आपके पास प्रतिरोध है वो उसका संज्ञा है। सेम वही कहानी यहाँ पे कि अगर चालकता बोलूँ तो ये आपके लिए विशेषण है, जबकि ये जो चालकत्व है वो उसके अंदर संज्ञा है। मतलब इतनी चालकता, इतनी लेंथ और एरिया रखने वाले चालक का इतनी चालकत्व आएगा, इतना चालकत्व आएगा। चालक क्यों बोल रहा हूँ सर, हमारे पास जितने भी ये सब चालक ही है, आप उसका इस चालक का चाहे चालकत्व निकालो, चाहे इस चालक का आप प्रतिरोध निकालो, या इस चालक का आप चालकता निकालो, या इस चालक का आप प्रतिरोधकता निकालो, ये सब कहलाएंगे तो चालक ही ना, चालक ही कहलाएंगे, क्योंकि सर इसके अंदर सब में करंट ही फ्लो हो रहा है, इसलिए चालक ही कहलाते हैं। तो अपन बोल सकते हैं कि चालक के अपन चार चीज़ें जानते हैं। चालक का अपन या तो चालकत्व निकालते हैं या चालकता निकालते हैं, फिर चालक का अपन प्रतिरोध निकालते हैं या चालक का अपन प्रतिरोधकता निकालते हैं। तो ये चार चीज़ें अपन निकाल सकते हैं। तो इन चारों चीज़ों का पता है, तो अगर मैं बस बता रहा हूँ कि चालकत्व होता है 1/r, तो इसका जो सर यूनिट डायमेंशन क्या होगी सर, तो इसकी यूनिट डायमेंशन होगी जस्ट 1/r, यानी कि m इनवर्स L-2 T3A2। ऐसे ही सिग्मा की बात करें तो सर इसका उल्टा हो जाएगा m इनवर्स L-3 T3A2, ठीक है ना। तो ये आपके सारे मात्रक हो चुके हैं, सारे मात्रक यहाँ पे आपके आ चुके हैं। तो ये विमा है और ये आपकी विद्युत चालकता को मैंने बताया है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक की कहानी क्लियर है। तो विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध, जब धारा और अनुगमन वेग में क्या संबंध होता है वो जानने वाले हैं। जब किसी तार के सिरों के बीच में बैटरी जोड़ के विद्युत धारा निकालते हैं तो आपको पता है कि सर बैटरी लगाएंगे तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा, वो जो प्रवाह होगा उस वेग को हम बोलते हैं उसका अनुगमन वेग। कल भी बात की थी अपन इसके अंदर। और ये जो प्रवाह है वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होगा। क्यों, क्योंकि सर जब विद्युत क्षेत्र इधर लगता है तो हमें पता है कि जो बल होता है इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल, वो -Q/E होता है, -Q/E। मैं तो हमेशा इसको Q/E बोलता हूँ, मैं तो हमेशा इसको Q/E बोलता हूँ। और ये बोलता हूँ कि अब जो Q है उसको आप धनात्मक रखिएगा अगर आपके पास धनावेश है तो, और ऋणात्मक रखिएगा अगर ऋणावेश है तो अगर ये ऋण हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, माइनस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा। यानी कि अगर विद्युत क्षेत्र इधर है, विद्युत क्षेत्र इधर क्यों है, आपने बैटरी इधर लगा की तो प्लस से माइनस की तरफ विद्युत क्षेत्र फैलेगा,
प्लस से माइनस की तरफ विद्युत क्षेत्र फैलेगा, क्योंकि हमको पता है कि यहाँ पे उच्च विभव है, यहाँ पर निम्न विभव है, तो उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ विद्युत क्षेत्र आएगा तुम्हारे पास। अगर विद्युत क्षेत्र तुम्हारे उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ आ रहा है तो इनके ऊपर जो बल है वो इधर लगेगा, उल्टी दिशा में, विपरीत दिशा में। तो इसका मतलब ये जो आपके इलेक्ट्रॉन सारे उस दिशा में भागना शुरू कर देंगे, सारे जो है उस दिशा में भागना शुरू कर देंगे। या आपको ये भी पता है कि धनात्मक जो टर्मिनल है उससे वो आकर्षित होते हुए पहुंच जाएंगे सीधे। तो यानी जो जिस स्पीड से पहुंच रहे हैं उस स्पीड को, उस वेग को हम बोलते हैं अनुगमन वेग। तो धारा और अनुगमन वेग के बीच में जो आपके मैथमेटिकली फॉर्मूला आने वाला है वो क्या आएगा। तो सर इसने बोला कि एक मुक्त इलेक्ट्रॉन को क्यू से पी तक आने में लगने वाला समय क्या है। तो इसने बोला कि देखिए यहाँ पर अगर ये लेंथ जो है हम एल मान लें, ये एल मान लिया, आपको दिख रहा है क्या, ये अगर एल लंबाई में मान लूँ तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन को यहाँ तक पहुँचने में क्यू से पी तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, क्यू से लेके पी तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा। तो सर एल अपॉन वी डी, जो यहाँ पे इनका वेग था वो एल अपॉन वी बी, यहाँ पे सर ये एल अपॉन वी डी है। आप इसको यूँ देखिए, टी इक्वल टू एल अपॉन वी डी। ठीक है सर। अब चालक का आयतन कितना है सर। तो सर चालक का आयतन होगा ए इंटू एल। ए क्या है सर, जहाँ ए चालक का अनुप्रस्थ काट है, चालक का अनुप्रस्थ काट है। ठीक है सर। तो बस सीधी सी कहानी ये है कि अगर चालक का अनुप्रस्थ ए है, उसकी लंबाई एल है, तो इतना उसमें आयतन होगा। अब चालक का आयतन पता चल गया तो उसने ये बोला कि चालक के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या एन है, स्मॉल एन। स्मॉल एन क्या है, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन घनत्व, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन घनत्व। इसका मात्रक होता है सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या यूँ बोलो कि इलेक्ट्रॉन की संख्या अपॉन आयतन, इलेक्ट्रॉन की संख्या अपॉन आयतन। ठीक है सर। तो अब इसने बोला कि चालक के पूरे आयतन में, इसने बोला एकांक आयतन के अंदर अगर इतना है, चालक के एकांक आयतन में अगर इतनी संख्या है तो टोटल इतने आयतन में कितनी संख्या होगी। तो सर इस जो घनत्व है इसको आप इस आयतन से मल्टीप्लाई कर दो तो इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो आपके प्रभावित हो रहे होंगे। बिल्कुल सही सर। अब टी समय में प्रभावित होने वाले आवेश कितने होंगे। तो सर टी समय में आवेश कितना प्रभावित हो रहा होगा। एक इलेक्ट्रॉन से सर जो आवेश होगा वो ई होगा, हम उसको हमेशा ई बोलते हैं। ई क्या होता है सर, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। हमें इसका मान भी पता है, हमें इसका मान भी पता है कितना है सर, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलोम। पर हम उसको लिख नहीं रहे क्योंकि गणित को हम बीच में लाना नहीं चाह रहे। हम चाहते हैं सब सिंबल से काम चल रहा है तो सबको प्रतीक से ही काम में चले। तो प्रतीकात्मक शैली के अंदर हम बात कर रहे हैं तो हम एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश ई होता है तो एन इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश कितना होगा सर, एन इंटू ई। तो यानी कि टी समय में प्रभावित होने वाले आवेश कितने होंगे सर, क्यू इक्वल टू एन इंटू ई। अब यहाँ पे, और ये एन इंटू, ये जो एन है ना, ये कैपिटल एन है, कैपिटल एन है। तो जो कैपिटल एन है सर वो यहाँ पे कितना होगा सर, स्मॉल एन इंटू ए इंटू एल, स्मॉल एन इंटू ए इंटू एल। एल क्या है सर, वही लंबाई अपन जो बात करते हैं। तो आयतन पूरा हो गया, तो इतने नंबर ऑफ संख्या आई, इतने संख्या में इलेक्ट्रॉन भाग रहे हैं, इतने संख्या में इलेक्ट्रॉन भाग रहे हैं। इसको बड़े ध्यान समझिएगा, वापस समझा देता हूँ मैं हमको। जैसे ये पेन है, ठीक है सर, इस पेन के अंदर आपको बता दूँ कि इसकी लंबाई अगर एल है और अगर ये तो बेलनाकार है, वैसे बेलनाकार दिख नहीं रहा पर बेलनाकार अगर होता तो इसका जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो अगर ए है तो हमको पता है कि इसका पूरा आयतन ए इंटू एल होगा। ठीक है सर। अब हमें ये भी पता है कि इस पूरे के पूरे चालक के अंदर जो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन का घनत्व है वो स्मॉल एन है। इलेक्ट्रॉन का घनत्व क्या होता है सर, इलेक्ट्रॉन का घनत्व होता है जितने भी आपके इलेक्ट्रॉन्स एक एकांक आयतन में होते हैं वो घनत्व होता है। सर ये क्यों निकाला आपने, क्योंकि हमें जो इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स भरे होते हैं ना उसको हम ऐसे काउंटिंग नहीं कर पाते हैं, हम उसको हमेशा घनत्व से बात करते हैं। और उसके बाद फिर आपको जो जो भी वॉल्यूम पता चल जाए एक बार तो उतना आप बता दोगे कि इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। इसलिए जनरली जब भी चालक वगैरह के अंदर बात करेंगे, जब हम इस तरह की स्टडी करते हैं, जब हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स को पढ़ते हैं, सेमीकंडक्टर थ्योरी को पढ़ते हैं, तो वहाँ पे हमेशा हम आवेश घनत्व की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन घनत्व की बात करते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घनत्व की हम बात कर रहे होंगे तो हम ये बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर वॉल्यूम में कितना होता है वो स्मॉल एन है। तो ठीक है, अब तो हमें तो जो हमने पर्टिकुलर हमने जो चालक लिया है उस चालक का तो आयतन ही पता है, इसका अनुप्रस्थ काट ए है, इसकी लंबाई एल है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसमें सर, तो एन इंटू ए इंटू एल, जो आपका इलेक्ट्रॉन घनत्व है उसको आप आयतन से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो इतना आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें है। ठीक है सर।
अब जैसे ही आपने यहाँ विद्युत क्षेत्र लगाया तो एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगता है सर? तो हमें पता है कि सर एल अपॉन इनकी जो अवगमन वेग है वी डी, अगर इनका अवगमन वेग है अपवाह वेग है तो एल अपॉन वी डी समय लगेगा आपको, क्योंकि हम जानते हैं कि सर हमारे को एल अपॉन वी डी जो है समय लगता है, या फिर यूँ बोलूँ कि जो हमारे पास वी डी होता है वो होता ही एल अपॉन टाइम है, लगने वाला टाइम है। अगर एल दूरी को टी टाइम के अंदर वो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में समय लगाता है तो इसका जो अपन वेग है कितना होगा सर? वो वी डी हो जाएगा। तो सर हम बोल सकते हैं एल अपॉन टी भी वी डी होता है, या टी क्या होगा सर? एल अपॉन वी डी हो जाएगा। तो यानी कि लगने वाला समय कितना होगा सर? तो समय लगने वाला समय होगा एल अपॉन वी डी। अब यहाँ से यहाँ तक कितने आवेश प्रवाहित हुए, क्योंकि धारा को आवेश से फर्क पड़ता है, तो कितने टोटल आवेश प्रवाहित हुए, तो पहले ये निकालना पड़ेगा कि आवेश कितने हैं सर। तो आवेश कितने हैं जानने के लिए हमको पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं सर। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में पता है कि सर अगर इलेक्ट्रॉन का घनत्व स्मॉल एन है, आयतन ए इंटू एल है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है सर एन इंटू ए इंटू एल। और अगर इतने इलेक्ट्रॉन आपके पास हैं टोटल, तो इन पे आवेश कितना होगा? इनको ई से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पे ई आवेश होता है, तो एन इंटू ए इंटू एल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के अगर हम ई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतने आपके पास या ही नहीं है, टाइप करते मिस्टेक्स कर रहे हैं, तो ये टोटल आवेश आ जाएंगे। क्यू आपके एन इंटू ए इंटू एल इंटू ई, इतना आपके पास टोटल आवेश हो गया। अब ये आवेश आपका फ्लो हो रहा है, तो हमको पता है कि सर जो धारा बहती है वो होती है सर आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो हमको पता है कि सर जो आवेश आपके पास आ रहे हैं वो एन इंटू ए इंटू एल इंटू ई हो गया, और जो समय लग रहा है आपको एल अपॉन वी डी लग रहा है। जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो फॉर्मूला निकल के आता है धारा का, बड़े ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे मेरा एल से एल कट गया और ये वी डी ऊपर चला गया, तो एन ई ए वी डी आपके पास आ चुका है। तो ये जो सूत्र निकल के आ रहा है, धारा प्रवाह किसी चालक में कैसे दिया जाता है? होता है सर आई इक्वल टू एन ई ए वी डी। बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है ये, इसको याद कर ले, बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है एन ई ए वी डी। इतना धारा बह रही होगी, इतनी धारा बह रही होगी। कुछ लोग एन क्यू ए वी डी कैसे याद रखते हैं, जैसे भी याद रखें, हमारे यहाँ पे हम ई ले रहे हैं, वो जो आवेश है 1.6 इंटू 10 के पास 19, उसको हम ई ले रहे हैं। बहुत सारे किताब वाले जो है इसको क्यू बोल देते, तो क्यू ले लेंगे। आपको ज़्यादा किताबों में जाना ही नहीं है, आपको जो मैं बता रहा हूँ उसको याद रखना है। तो यहाँ पे सर ई क्या है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश। ए क्या है सर? क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। वी डी क्या है? अनुगमन वेग, और एन क्या है? प्रति इकाई आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो ये आपका धारा हो गया, ये बहुत महत्वपूर्ण फॉर्मूला आपके पास आ गया, सूत्र आ गया। अब इस सूत्र की हेल्प से हम कुछ और चीज़ें भी निकालते हैं। जैसे पहली चीज़ इसमें मैंने बोली कि धारा घनत्व क्या होता है। धारा घनत्व किस लिए बोला? कि किसी चालक में किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली विद्युत धारा को उस बिंदु पर धारा घनत्व कहते हैं। इसे जे से हम डिनोट करते हैं, इसे हम जे से प्रदर्शित करते हैं। देखिए इसने बोला कि किसी पर्टिकुलर जो है आपके बिंदु के ऊपर प्रति एकांक क्षेत्रफल पे, मतलब उसकी प्रति एकांक क्षेत्रफल पे, मैं तो ये बोलता हूँ सिंपल सी कहानी ये है कि जो धारा बह रही है ना, वो अगर हम बोले कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पे एक, ये काट लेता हूँ मैं, अनुप्रस्थ काट, तो इस शाख काट से कितने धारा बह रही है ओवरऑल, उसको घनत्व कहते हैं। यानी जे इक्वल टू होता है सर करंट इंटू ए क्या है? अनुप्रस्थ काट, अनुप्रस्थ काट। तो इसका मात्रक क्या होगा? जे इक्वल टू होता है सर आई अपॉन ए, मात्रक होता है सर एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। अच्छा एक अंदर की बात बताता हूँ मैं तुमको, कि बहुत से लोग इसको आयतन धारा घनत्व भी बोलते हैं, इसको आयतन धारा घनत्व भी बोलते हैं, जबकि हमको लगता है कि सर आयतन होता तो यहाँ पे मीटर क्यूब आना चाहिए था। जैसे कि आपने देखा होगा कि आवेश घनत्व, अगर वो आयतन आवेश घनत्व है तो कूलाम पर मीटर क्यूब आ रहा था। लेकिन यहाँ पर जब हम अगर धारा को अगर बोले कि धारा आयतन धारा घनत्व क्या होता है, तो आयतन धारा घनत्व बोले या सिर्फ धारा घनत्व बोले, वो आपका हमेशा एम्पियर पर मीटर स्क्वायर आएगा। जैसे वहाँ पे अगर मैं आवेश घनत्व बोलूँ या आयतन आवेश घनत्व बोलूँ, दोनों केस में रो लिखना है, कूलॉम पर मीटर क्यूब लिखना है। यहाँ पे दोनों केस में जे लिखना है, और उसको धारापौन जो है आपका धारापौन मीटर स्क्वायर लिखना है। कहने का मतलब है कि जनरली, इसको भी मैं समझा देता हूँ अच्छे से, इसके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। हमारे पास उस अध्याय के अंदर जब हम विद्युत क्षेत्र की बात करते तो हमने देखा था यहाँ पर
विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र के स्रोत, जबकि यहां पर हम देख रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र के स्रोत। तो सबसे पहले देखिए यहां पर हम बोल सकते हैं Q आवेश, जो कि जिसका मात्रक होता है कूलॉम। आपको ये सब इसलिए लिखवा रहा हूँ, छोटे छोटे क्वेश्चन में एक एक नंबर के आते हैं, हमको ये भी याद हो जाए तो बड़ी बात है। दूसरा इसका स्रोत होता है सर लैम्ब्डा, इसको हम बोलते हैं रैखिक आवेश घनत्व। रैखिक आवेश घनत्व, इसका मात्रक होता है सर कूलॉम पर मीटर। कूलॉम पर मीटर। उसके बाद तीसरा होता है सिग्मा, जिसको हम बोलते हैं क्षेत्रफल आवेश घनत्व। जिसका मात्रक होता है कूलॉम पर मीटर स्क्वायर। कूलॉम पर मीटर स्क्वायर। चौथा होता है रो, आयतन आवेश घनत्व। आयतन आवेश घनत्व। जिसका मात्रक होता है कूलॉम पर मीटर क्यूब। कूलॉम पर मीटर क्यूब। ऐसे इधर देखें तो चुंबकीय क्षेत्र के अंदर इसका जो स्रोत होता है वो होता है धारा। तो इसमें तीन ही स्रोत मिलेंगे आपको। धारा, जिसका मात्रक होता है एम्पियर, जो भी आपको पता है मूल भौतिक राशि भी होती है ये। दूसरा होता है सर के, जिसे हम बोलते हैं क्षेत्रफल धारा घनत्व। क्षेत्रफल धारा घनत्व। इसका मात्रक होता है सर एम्पियर पर मीटर। बड़े ध्यान से देखना, नाम क्या है सर इसका? क्षेत्रफल धारा घनत्व। नाम है क्षेत्रफल धारा पर मीटर से डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि जो सिंपल धारा है ना वही अपने आप में रैखिक धारा घनत्व है। जो रैखिक धारा घनत्व बोलो या धारा बोलो, बात बराबर ही है। आपको पता है एक सिंपल वायर के अंदर जो करंट जा रही है और यहाँ पर एक सिंपल वायर के अंदर जब जाता है आवेश, तो लैम्ब्डा होता है। तो ये अंतर, यहाँ पे एक छोटा सा कण भी होता है आवेश। तो चौथा सोर्स ये भी है, यहाँ पे कोई कण नाम की चीज नहीं हो सकती। एक छोटे से कण में धारा थोड़ी बहेगी, तो चुंबकीय क्षेत्र कैसे आएगा? और तीसरा यहाँ पे है सर जे, यानी कि आयतन आवेश घनत्व। आयतन धारा घनत्व। तो मात्रा क्या है सर इसका? एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। क्लियर? तो ये इन तीनों की मात्रक है। अब कभी भी कुछ भी नहीं बोले, मैं फिर से बोल दूं, आपको याद दिला दूं कि कभी कुछ भी नहीं बोले तो आपको हमेशा जब धारा घनत्व की बात करें तो आपको ये आयतन धारा घनत्व मानना है जे, जिसका मात्रक आपको एम्पियर पर मीटर स्क्वायर पता है। और इधर कुछ भी नहीं बोले, आवेश घनत्व बोले तो उसको आयतन आवेश घनत्व मानना है, जिसका मात्रक है कूलॉम पर मीटर क्यूब। जिसका क्या है मात्रक? कूलॉम पर मीटर क्यूब। मेरी बात समझ में आई? अच्छे से क्लियरिटी आई? ये बात क्लियर होनी चाहिए। ठीक है सर। नाउ अगला देखते हैं। नाउ यहाँ पे देखते हैं कि सर यदि चालक के अनुप्रस्थ परिचित काट का क्षेत्र ए है तो उसमें प्रवाहित धारा हो तो धारा घनत्व कितना होगा? जे इक्वल टू होगा आई अपॉन ए, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर।
एम अपॉन एल स्क्वायर, ये इसका यहाँ पे एम नहीं बोलेंगे सर, यहाँ पे सर ए अपॉन एल स्क्वायर होगा, तो ए एल की पावर माइनस टू इसका धारा घनत्व का विमा हो जाएगी। विमा बहुत सिंपल है, हमको पता है धारा की विमा ए होती है, तो इसका धारा घनत्व की ए एल की पावर माइनस टू जाएगा। धारा घनत्व को हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि देखिए इस अनुप्रस्थ काट से कितनी जो है आपकी धारा बह रही है, कितने पर यूनिट एरिया के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह हो रहा है, उसको हम बोलते हैं उसको फ्लो ऑफ करंट ओवर क्रॉस सेक्शन। इस क्रॉस सेक्शन से जो कितना फ्लो ऑफ करंट हो रहा है उसको हम बोलते हैं धारा घनत्व। तो अनुप्रस्थ काट से कितना धारा निकल रही है वो आपके लिए होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़, बड़े ध्यान से समझिएगा। बाकी मैं आपको सरफेस करंट यानी कि वो बोलते हैं ना क्षेत्रफल धारा घनत्व तो नहीं समझा रहा, हमारे सिलेबस में नहीं है तो हम नहीं समझा रहे, पर आपको बस ये जो वॉल्यूम आपके करंट डेंसिटी है, या यूँ बोलूँ कि आयतन आवेश घनत्व है, या सिर्फ और सिर्फ आपके लिए केवल धारा घनत्व बोले, आयतन धारा घनत्व है या केवल धारा घनत्व है, तो उसको आप जे बोलेंगे। और जे क्या होता है, अनुप्रस्थ काट से निकलने वाली जो धारा होती है वो आपको कहलाती है जे। ठीक है सर, नेक्स्ट। तो अब यहाँ पे जो दो इंपॉर्टेंट बात है वो है कि धारा घनत्व एक सदिश राशि है, धारा घनत्व एक सदिश राशि है। नोट लाके लिखवा रहा हूँ, उसको वापस इंपॉर्टेंट बोल देता हूँ मैं। धारा एक अदिश राशि है, धारा एक अदिश राशि है, जबकि जबकि धारा घनत्व धारा घनत्व एक सदिश राशि है, एक सदिश राशि है। किसी बिंदु पर धारा घनत्व की दिशा धनावेश के चलने की दिशा होती है। किसी भी बिंदु पर अगर आपको धारा घनत्व की दिशा जाननी है तो वही आपको वैसे सोचना है जैसे धारा कुछ लिए सोचते हैं कि धनावेश किधर जा रहा है, धनावेश जिधर जा रहा है उधर ही आपकी धारा भी बहती है, उधर ही धारा घनत्व भी बहता है, तो ये आपको सोचना है। ठीक है सर, नेक्स्ट। अब इसने बोला धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में क्या संबंध होता है। हमें पता है यहाँ पे सेंस आई जो होता है वो एन ई ए अपॉन वी डी होता है, और हम जानते हैं कि जो धारा घनत्व है वो आई अपॉन ए होता है। ए से कट जाएगा तो सिर्फ एन ई इंटू वी डी बचेगा, तो ये आपका धारा घनत्व हो गया जे इक्वल टू एन ई वी डी, या फिर वी डी को निकालना पड़े तो वी डी इक्वल टू होता है जे अपॉन एन ई। तो इसका ज़रा ध्यान रखिए, कभी कभार पूछ लेता है आपको बताइए सर, सिंपल सा है, एन ई ए वी डी आपका अगर धारा है तो एन ई वी डी आपका क्या हो जाएगा सर, धारा घनत्व हो जाएगा। बहुत सीधी कहानी है, तो ये आपके लिए धारा घनत्व की कहानी हो गई। नाउ अब हम बात करते हैं यहाँ पे ओम का नियम। तो यहाँ तक की सारी कहानी अगर आपको क्लियर है, यहाँ तक सब कुछ क्लियरिटी आ चुकी है, तो हमने जो प्रतिरोध की बात की थी, अब उस प्रतिरोध की व्युत्पत्ति कैसे हुई थी उसके बारे में बात कर रहे हैं। हमने प्रतिरोध के बारे में हल्की सी चर्चा की थी कल की कक्षा में, आपने देखा था कि कल की कक्षा के अंदर हमने प्रतिरोध के बारे में बात कर चुके हैं हम ऑलरेडी, कल की नहीं, परसों की कक्षा बोलता हूँ मैं तो, कि हमने परसों ही बात कर दिया था जब हम विद्युत प्रतिरोध की बात करते हैं। ये देखिए, आपको पता है जनरली ऐसे आपको प्रतिरोध मिलते हैं, ऐसे आप जब भी लैब में जाएंगे, आप अगर अपने जो भी आपके स्कूल के अंदर लैब मैनुअल होती है जहाँ पे आप लैब में जाएंगे तो वहाँ पे आपको प्रतिरोध ऐसे मिलेंगे। आप जब प्रतिरोध लगाएंगे ना तो उन पर ऐसे कलर कोडिंग होती है, इन कलर कोडिंग को याद करना पड़ता है, इन कलर को याद करना पड़ता है, उन कलर कोडिंग की याद करके हम बता सकते हैं कि प्रतिरोध कितने मान का है। तो प्रतिरोध का मान निकालने के लिए आपको इनकी कलर कोडिंग देखनी पड़ती है, और ये आपकी लैब के अंदर होता है। अगर आप फिजिक्स की लैब में जाएंगे 12th क्लास के अंदर तो आपने देखा होगा, आपने काम किया होगा इसमें, तो इसमें प्रतिरोध के वजह से काम करते हैं, ऐसे कलरफुल डिजाइन होती है, हर एक कलर का कुछ ना कुछ नाम होता है, बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ वाला जो तरीका है, तो सब कुछ कहानी वो मतलब कहने का मतलब है कि पूरा पूरा कहानी जो को याद करा दिया जाएगा कलर के हिसाब से, उस कलर के हिसाब से आप हर एक प्रतिरोध का कलर देख के बता सकते हैं कि इसका मान कितना है, तो उस मान को देख के हम बताते हैं कि इतने किलो ओम का प्रतिरोध है, कि इतने किलो ओम का प्रतिरोध है। तो जब हमने प्रतिरोध की बात की थी तो हमने देखा था कि वो आर क्या आया था सर, वो आया था सर वी अपॉन आई का रेशियो। अब ये वास्तव में आया कैसे उसकी बात कर रहे हैं, तो इसकी व्युत्पत्ति कैसे हुई थी उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये सारी की सारी व्युत्पत्ति थी ओम के नियम से, ये सारी की सारी व्युत्पत्ति कहाँ से हुई सर, ओम के नियम से। तो हम शुरू कर रहे हैं सर यहाँ पे ओम के नियम को। ओम का नियम सन 1826 में जर्मन वैज्ञानिक डॉक्टर जॉर्ज साइमन ओम ने दिया था। ओम का जो नियम है किसने दिया था, तो डॉक्टर जॉर्ज साइमन ने दिया था। तो उस ओम के नियम को ने क्या बोला था, देखिए इसने बोला कि मैं आपको पहले समझाता हूँ। इस ओम ने जो नियम दिया था उसने ये बोला था कि मैं अगर एक चालक लेता हूँ, एक रैखिक चालक देता हूँ, फिर से बोल रहा हूँ रैखिक वर्ड पे बहुत अच्छे से ध्यान दिया था उसने, और एक नियत तापमान पे मैं एक प्रयोग करता हूँ, नियत तापमान, तापमान उसने नियत रखा, तो उसने बोला उस नियत तापमान में जब मैं प्रयोग करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि मेरा जो वायर है उसके अंदर जब भी मैं विभव बढ़ाता हूँ, एक विभव लगाता हूँ, उसमें कुछ धारा बहती है, जो जो मैं विभव बढ़ाता हूँ क्योंकि धारा बढ़ती है, धारा को मैं चेक कर रहा हूँ गैल्वेनोमीटर से, तो उसमें धारा जो है बढ़ती जा रही है, मैं विभव बढ़ता जा रहा हूँ,
मैंने 5 वोल्ट की बैटरी लगाई, अब की बार 10 वोल्ट की बैटरी लगाई तो धारा भी डबल हो गई। पहले धारा जितनी थी उसकी डबल हो गई। अब की बार मैंने 15 वोल्ट की बैटरी लगाई तो धारा अब की बार 3 गुना हो गई। तो हर बार मैं देख रहा हूँ कि जितना मैं विभव बढ़ाता जा रहा हूँ धारा उतनी ही बढ़ती जा रही है। तो इसका मतलब उसने क्या बोला था, उसने बोला था कि इसका मतलब धारा जो है आपके, वो जो आप विभव लगा रहे हो उसके अनुक्रमानुपाती होती है। जब इस प्रोपोर्शनलिटी को खोलते हैं अपन तो यहाँ से एक नियतांक निकल के आता है जो कि 1/r कहलाता है। क्या कहलाता है? 1/r। तो हम बोल सकते हैं कि सर v इक्वल टू आई आर होता है या फिर r इक्वल टू वी बाई आई होता है, जो हमने पहले पढ़ा है। तो ये जो चीज़ है ये ओम ने दी थी। बहुत सी बार आप बड़ी क्लासों में चले जाएंगे या फिर इंटरव्यू के अंदर जब कभी फेस करेंगे तो इंटरव्यू में वो इस बात पे बहुत जोर देता है कि आप क्या बोल रहे हैं। तो पूरा ओम का नियम अच्छे से बताने का तरीका ये होता है कि अगर हम एक रेखिक चालक के ऊपर एक नियत तापमान में जब विभव को बढ़ाते हैं तो उसमें बहने वाली धारा भी उसी अनुपात में बढ़ती रहती है। तो इसको हम ओम का नियम बोलते हैं, यानी कि जो धारा है वो विभव के अनुक्रमानुपाती होती है। लेकिन बहुत से लोग क्या करते हैं कि ये बोल देते हैं कि सर यानी कि जो विभव है वो आई के अनुक्रमानुपाती होता है, तो यहाँ से जो एक नियतांक निकलेगा वो आई इंटू आर हो जाएगा। ये थोड़ा सा रॉन्ग है, ये ओम ने नहीं बोला। तो सर ये होगा नहीं क्या? ये भी होगा बिल्कुल ऑब्वियसली। अगर आपका आई इज प्रोपोर्शनल टू वी है तो वी इज प्रोपोर्शनल टू आई भी होगा। लेकिन हम जब उसने एक्सपेरिमेंट किया था तो उसने वहाँ पे कोई धारा का स्रोत नहीं लगाया था। उसने वहाँ पे धारा का स्रोत नहीं लगाया था, उसने विभव का स्रोत लगाया था। विभव जो बढ़ाता जा रहा हूँ धारा बढ़ती जा रही है, गैलोमीटर में देखा धारा बढ़ती जा रही है। तो विभव का स्रोत के पास था तो उसने बोला कि धारा जो है विभव की प्रोपोर्शनलिटी होती है, उसके अनुक्रमानुपाती आती है। और जब इस अनुक्रमानुपाती का जो कांस्टेंट उसको खोला तो उसका जो कांस्टेंट निकल जाता है। हम जानते हैं कि जब भी हम कोई यहाँ पे इक्वेशन बनाते हैं, मैथमेटिकल फॉर्मूला बनाते हैं, तो सूत्र के अंदर जब हम अनुक्रमानुपाती बताते हैं कि इसके अनुक्रमानुपाती है, इसके व्युत्क्रमानुपाती है, और इन इन जो है भौतिक राशियों पर निर्भर करता है। जब उन सबको एक सूत्र में पिरो देते हैं और जब वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट खोलते हैं तो वहाँ से एक नियतांक निकल के आता है। वो नियतांक यहाँ पे 1/r होता है। तो हम बोल सकते हैं कि आई इक्वल टू वी अपॉन आर हो गया या वी इक्वल टू आई इंटू आर हो गया। अब ये बात अगर समझ में आ गई तो हम ये भी बोल सकते हैं कि जो वी है वो धारा का प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि जो आपका विभवांतर है वो उसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होगा। ये कहना भी अपने आप में गलत नहीं है। लेकिन ओम के नियम के साथ अगर वो सामने वाला जो पूछ रहा है आपको और वो जिद्दी बन जाए तो ओम के नियम के साथ ये चीज़ सही नहीं है। ओम ने ऐसे एक्सपेरिमेंट नहीं किया था, उसने ऐसा प्रयोग नहीं किया था, उसने धारा स्रोत नहीं लगाया था उसने। अच्छा एक और चीज़ है, बहुत से लोगों को ये लगता है मन में कि सर धारा स्रोत तो कुछ होता ही नहीं होगा ना, धारा स्रोत तो कुछ होता ही नहीं होगा। जैसे जो वोल्टेज का स्रोत है वो तो हम जानते हैं कि बैटरी वगैरह है। बैटरी हम देखते ही हैं, घर पे भी चार्ज करते हैं, सेल में बैटरी लेके आते हैं, सब जगह बैटरी देखते ही हैं। हमारे गाड़ियों के अंदर होता है, ट्रैक्टर कार वगैरह जो भी होती है उसके अंदर आपने बैटरी देखी होगी, उसको लगा के देखा होगा। सब हाई हाई वोल्टेज की बैटरी है, आपके नॉर्मल बैटरी सेल होते हैं, या आपके मोबाइल के अंदर जो बैटरी होती है। तो सर सब जगह विभव ही देख रहे हैं, तो वोल्टेज ही होता है हमेशा, धारा थोड़ी होती है। इसलिए इसने ओम ने विभव पे काम किया होगा। नहीं, धारा भी होती है, धारा स्रोत भी होते हैं, थोड़े महंगे होते हैं। धारा स्रोत भी होते हैं जो एक नियत धारा बहाते रहते हैं, ऐसे स्रोत भी होते हैं। सिर्फ कहने की बातें नहीं है, क्योंकि मुझसे कोई पूछा था लास्ट क्लास के अंदर कि सर धारा स्रोत तो कुछ होता ही नहीं है वास्तव में रियल लाइफ में। हमको मेरे को एक मेरे भैया ने बोला था, गलत बोला था कि भैया ने, मैं फिर से बोलता हूँ होता है, धारा स्रोत भी होता है। बस ठीक है, हमारे को प्रैक्टिकली जो है ये थोड़ा सा महंगा होता है तो इसलिए प्रैक्टिकली इसको काम में नहीं लेते हैं, काम में इसमें लेते हैं। और ओम ने भी इसी पे काम किया था उस टाइम। तो ओम ने भी इस तरह से इसने ओम का नियम दिया था। जैसे उसने यहाँ पे एक जो ग्राफ बनाया था उसने इस तरह से देखा था कि भाई अगर मैंने कुछ, ये एक हाइपोथेटिकल ग्राफ है जो पर्टिकुलर उसने काम किया था कि भाई मैंने 2 वोल्ट लगाया तो यहाँ पे 0.5 की एम्पीयर की धारा बह रही है, 4 वोल्ट लगाया तो 1 एम्पीयर की धारा बह रही है, 6 वोल्ट लगाया तो 1.5 एम्पीयर की धारा बह रही है, 8 वोल्ट लगाया तो 2 एम्पीयर की धारा बह रही है। तो एक पूरी रेखिक लाइन आ रही है, यानी कि इसका मतलब ये देख रहा हूँ कि आपस में दूसरे प्रोपोर्शनल आ रहे हैं। जो जो वोल्टेज बढ़ाता जा रहा हूँ तो धारा बढ़ती जा रही है। अब इसका प्रतिरोध का मान कितना होगा, अगर आपको यहाँ पे प्रतिरोध का मान निकालना है, अब बड़े ध्यान समझिएगा इसको, कि अगर मुझे इसमें प्रतिरोध का मान पूछ ले तो सर आर हम जानते हैं वी अपॉन आई होता है, वी अपॉन आई होता है। तो कहीं पे भी वी निकाल दीजिए तो सर 2 वोल्ट के ऊपर जो धारा का मान है 0.5 एम्पियर है, 2/2 यानी कि 4 ओम आ जाएगा, 4 ओम, 4 ओम, 2 पे कितना है 0.5। या फिर आप यूँ बोल दीजिए कि डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई कर दीजिए। तो जो इसका स्लोप है, जो इसका स्लोप है यानी कि जो इसका प्रवणता है, ढाल है, जिसको हम टेन थीटा ही बोलते हैं, वही आर का मान है। तो यहाँ पर ढाल कितनी आ रही है सर, तुमको पता है 2/2 यानी 4 ओम आ रही है। आप चाहे तो आगे जाके भी देख सकते हो, 4/1 भी 4 आता है, 6/1.5 भी 4 आता है, कहीं से भी आप देख लेना, हर जगह ये अनुपात बराबर रहेगा, क्योंकि आपको पता है प्रवणता बराबर रहेगी। एक रेखा के अंदर प्रवणता फिक्स रहती है, तो ये प्रवणता जो ढाल है इसकी वो फिक्स है। तो ये आपका प्रतिरोध का मान होगा। कभी कभार वो एग्जाम में आपसे ये सवाल पूछ सकता है कि मेरे पास दो है सोर्स, ये एक ए है, ये एक बी है, तो मुझे बताओ कि प्रतिरोध किसका ज़्यादा होगा, ए का या बी का।
प्रतिरोध किससे ज़्यादा होगा, ए का या बी का? सर प्रतिरोध जो है वो प्रवणता ढाल पे डिपेंड कर रही है, तो जिसकी ढाल ज़्यादा होगी उसके अंदर प्रतिरोध ज़्यादा होगा। यानी कि सर हमें पता है कि सिंस सिंस टेन थीटा जो है वो टेन थीटा डे से ज़्यादा है, इसलिए जो आर ए है वो आर बी से भी ज़्यादा है। वो जो आर ए आ रहा है वो आर बी से ज़्यादा आएगा, जो आर ए का मान है वो आर बी से ज़्यादा आएगा। क्लियर? तो ये कहानी है। नाउ इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप ना बदले तो चालक के सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर एवं उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का अनुपात नियत रहता है। ठीक है, ओम के नियम से हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो है V इज प्रोपोर्शनल टू I बोल रहा है यहाँ पे। देखो इसे छोटी छोटी बातों का ध्यान नहीं दिया, इसने क्या बोला V इज प्रोपोर्शनल टू I, जो कि इसने बोला V इक्वल टू I इंटू आर, जो कि देखा जाए तो अपने आप में सही बात नहीं है, अपने आप में सही बात नहीं है। असली में जो बोला गया था वो था कि जो धारा है वो विभवांतर का प्रोपोर्शन होता है। अब ये छोटी छोटी बातें कब पकड़ेगा, ये छोटी छोटी बातें तब पकड़ेगा जब आप वहाँ पर उस सवाल के अंदर ये बात पे पीछे पड़ जाए कि उसने एग्जैक्टली बोला क्या था। जब वो आपसे पीछे पड़ जाए कि एग्जैक्टली हमें जानना है कि उसने बोला क्या था, यानी ओम के नियम ने कहा क्या था। मैं एक बार आपके एनसीईआरटी का शब्द भी पूरा एग्जैक्टली देख लेता हूँ कि आपके एनसीईआरटी के अंदर इस शब्द को कैसे इस्तेमाल किया उसने। ये निकालना पड़ेगा, चलिए फिर ये तो आगे चलता हूँ, उसको खोलना पड़ेगा। फिर मैं जानना चाहता हूँ कि आपके एनसीईआरटी में कैसे काम में लिया इसको, क्या किस शब्द को काम में लिया। बाकी मैं आपको कहता हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट बात ही ये होती है, कल को वो आपसे पूछे तो आपको इसमें गलती नहीं करनी है। आप मेवाड़ी स्टूडेंट हैं, आपने मेवाड़ी सर से पढ़ा है, आपको पता होना चाहिए कि असली अगर वो नियम पूछे तो धारा के ऊपर उसने बात की थी। उसने बोला था कि जो धारा है वो विभव के अनुक्रमणानुपाती होता है, ना कि उसने ये बोला कि विभव धारा के अनुक्रमणानुपाती होता है। पर हाँ हम अब जानते हैं, अब हम जानते हैं, अगर आप मुझसे बोलो कि ओम के नियम का सार क्या है तो मैं भी यही बोल दूंगा कि भाई विभव जो है धारा के अनुक्रमणानुपाती होता है। उस अनुक्रमणानुपाती का अगर नियतांक को खोलते हैं तो वहाँ पे प्रतिरोध आएगा आपका, तो हम अब बोल सकते हैं। पर ओम ने ये नहीं बोला था, ओम ने जब काम किया था तो उसने विभव पे काम किया था। ओम ने क्या काम किया था, उसने विभव पे काम किया था। उसने बोला था कि आई जो आ रहा है, धारा जो आ रही है वो विभव के वी के प्रोपोर्शनल होता है। खैर चलो ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है, चलें आगे। ठीक है सर, यहाँ पे देखिए आपकी मैं जो कलर कोडिंग वगैरह है उसके बारे में वहाँ ज़्यादा बात नहीं की मैंने, पर कलर कोडिंग पे भी सवाल आते हैं और आ सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। और आपको कलर कोडिंग में आपको एनसीईआरटी के अंदर याद भी कर रखा है, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ वाला जो फॉर्मूला फंडा आपने याद किया होगा वो आपको याद करना है। अगर जैसे समय लगेगा मिलेगा तो मैं उसके बारे में जरूर बात कर लूँगा, क्या पता वो एक आ ही जाए उसमें कलर कोडिंग पे एक सवाल, तो अपन कलर कोडिंग को भी देख लेंगे। पर फिलहाल अभी तो हम आगे बढ़ रहे हैं। तो यानी कि यहाँ पे स्पष्ट है कि जो परिपथ ओम के नियम का पालन करते हैं उनके लिए वी आई ग्राफ जो एक सरल रेखा होगी। ये सीधी सी बात है कि जो ओम की नियम को फॉलो की पालना कर रहे हैं उनके लिए जब वी आई ग्राफ आप खींचोगे तो क्या आनी चाहिए, एक सरल रेखा आनी चाहिए, क्योंकि हमने देखा है कि ये आपस में इस तरह से अनुक्रमानुपाती होते हैं। ठीक है, ओके। मैं चाह रहा था एग्जैक्ट आपके ओम के नेम का वर्ड टू वर्ड पकड़ लें, बट ठीक है फिलहाल चलते हैं आगे। तो चल सर नेक्स्ट है, अब इसमें बात की इसने अनुगमन वेग के आधार पे ओम के नियम की व्युत्पत्ति। अनुगमन वेग जो आपने देखा है वीडी, उसके हिसाब से ओम के नियम के बारे में बात कर रहे हैं। अनुगमन वेग को हम हर जगह लेते आ रहे हैं। हम अनुगमन वेग के थ्रू हमने देखा था कि धारा का क्या कनेक्शन होता है। अनुगमन वेग यानी कि एन ई ए वी डी वाला फॉर्मूला हमने देखा था। अनुगमन वेग से हमने देखा था, आगे कनेक्ट किया था हमने कि अनुगमन धारा घनत्व का क्या कनेक्शन होता है, तो हमने देखा था उसमें एन ई इंटू वी डी रहता है। अब अनुगमन वेग का ही हम देख रहे हैं कि ओम के नियम की व्युत्पत्ति कैसे होती है। तो माना किसी चालक की लंबाई एल तथा अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है वो ए है, और चालक का इलेक्ट्रॉन का जो अनुगमन है वो वी है। तो जैसे इस तरह से मैं दिखा रहा हूँ, ये लंबाई एल है, ये अनुप्रस्थ काट जो है वो ए है, और जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है वो वी स्पीड से दौड़ रहे हैं। वो किससे दौड़ रहे हैं, वी स्पीड से। ओब्वियसली आपने बाह्य क्षेत्र दे रखा है, उसकी वजह से उसमें वी स्पीड से दौड़ रहे हैं। तो इसने बोला कि यदि चालक के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या n है तो चालक में प्रवाहित होने वाली धारा होगी
एन ई ए वी डी हमने देखा है, जहाँ पे एन क्या है सर, एन बोल देता हूँ इलेक्ट्रॉन घनत्व, एन को क्या बोलते हैं सर, इलेक्ट्रॉन घनत्व, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या अपन आयतन, इलेक्ट्रॉन की संख्या अपन आयतन, स्मॉल एन हमेशा ये होता है। तो एन ई ए वी डी आपके पास सारा हो गई, वी डी हमको पता है, हमने देखा था वी डी का फॉर्मूला क्या था सर, वो ई टाउ अपॉन एम, या फिर ई को हम बोलते हैं वी बाई एल, तो ये भी हमने देखा था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अनुगमन वेग का जो सूत्र था वो ये था। तो यहाँ पर अब विभवांतर v को मैं बोल सकता हूँ वी डी इंटू एम एल, वी डी इंटू एम एल अपॉन ई टाउ, जैसे इसने यहाँ बोला वी डी अपॉन एम एल, वी डी इंटू एम एल अपॉन ई टाउ बोल सकता हूँ इसको। तो ये विभवांतर है, यहाँ पे v क्या है, v है सर विभवांतर चालक के सिरों पे, चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर, ये आपका v है। और अगर ऐसा है सर तो बस सीधी सी कहानी है, यहाँ से इसने बोला कि आपको पता है कि विभवांतर v आगे पास आ गया, प्रतिरोध हम जानते हैं v अपॉन आई होता है, तो मैं इसको अगर i से डिवाइड कर दूँ तो मुझे मिलेगा सर कि जो वी डी एम एल अपॉन ई टाउ है और i की वैल्यू होती है एन ई ए वी डी, उसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मुझे मिलता है सर यहाँ से वी डी से वी डी क्या कट गया, वी डी से वी डी कट गया, और मुझे मिलेगा सर एम एल एन ई स्क्वायर ई टाउ, जो कि आपको पता है प्रतिरोध r होता है। तो बहुत महत्वपूर्ण है ये जो आपके पास फॉर्मूला आ रहा है, इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि प्रतिरोध R का मान, ये फॉर्मूले की तरह याद रखना है, वो होता है सर एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए इंटू टाउ, एन ई स्क्वायर ए इंटू टाउ। ये आपके लिए प्रतिरोध है, इसमें अनुगमन वेग पे निर्भर ही नहीं कर रहा, देख रहे हैं हम अनुगमन वेग पे निर्भर ही नहीं कर रहा, इवन प्रतिरोधकता रो अगर देखें हम जानते हैं क्योंकि ये रो एल बाई ए भी होता है, तो रो की वैल्यू आ रही है सर एम एन ई स्क्वायर टाउ, प्रतिरोधकता का मान कितना आ रहा है सर एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, ये प्रतिरोधकता का मान आ रहा है, ये है सर प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता। स्पेशली हम देख पा रहे हैं कि रो किस पे निर्भर कर रहा है, एम जो है मास द्रव्यमान वो फिक्स है सर, एम क्या होता है, जहां एम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हम जानते हैं तो फिक्स होता है, ई सर इलेक्ट्रॉन का आवेश है, इलेक्ट्रॉन का आवेश है, ठीक है सर। टाउ क्या है सर, टाउ है सर विश्रांति काल, ये अलग अलग हो सकता है सर विश्रांति काल। और एन क्या है सर, जैसे कि मैंने बोला इलेक्ट्रॉन घनत्व, इलेक्ट्रॉन घनत्व, तो देखा जाए तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो रो है वो मेनली एन एंड टाउ पे निर्भर करता है, एन और टाउ पे निर्भर करता है। द्रव्यमान फिक्स है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31, ई जो फिक्स है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, एन और टाउ अगर इनको आप बदल देते हो तो आपका जो प्रतिरोधकता वो बदल जाएगी। आपके पास किसी के पास अगर इलेक्ट्रॉन घनत्व बहुत ज़्यादा है तो देख लेना उसकी जो रजिस्टिविटी वो बहुत कम होगी, रजिस्टिविटी कम होगी तभी तो कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी, यानी कि प्रतिरोधकता कम होगी तभी तो चालकता ज़्यादा होगी। तो इसलिए यहाँ पे अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के घनत्व बढ़ रहा है तो आपकी प्रतिरोधकता कम हो रही है। ये कभी कभार इस तरह से सवाल पूछ लेता है, इस तरह से कनेक्ट कर लेता है वो आपसे, तो आपको पता होना चाहिए कि सर अच्छा अच्छा ये कनेक्शन भी होता है। तो बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पे रिजल्ट निकल रहा है, सवाल पक्का है इस पर। तो ये प्रतिरोध का मैंने कनेक्शन निकाल दिया, उसके बाद प्रतिरोधकता का कनेक्शन निकाल दिया, और साथ ही साथ एक चीज़ यहाँ पे मैंने आपको मेंशन की है कि यानी कि प्रतिरोधकता जो है एन और टाउ पे निर्भर करती है, ना तो एम पे निर्भर करती है ना ई पे निर्भर करती है, ठीक है ना। देखिए दिए गए ताप तथा चालक के लिए, तो
तो यहाँ पे सीधी सी कहानी की जो आर नीतांक है वो अभी जो फॉर्मूला निकला वो इस तरह से निकल के आ रहा है। और यहाँ पे ये ओम का नियम जो है आपका बन गया, बहुत अच्छी बात है। मैं फिर से याद दिला देता हूँ कि आर का जो फॉर्मूला है वही ml_n_e² टाउ, और जो रो है वो है सर mn_e² टाउ, क्योंकि हम जानते हैं ये प्रतिरोध होता है, ये प्रतिरोधकता होती है, प्रतिरोधकता। सिंस R इक्वल टू रो एल बाई होता है, R इक्वल टू रो एल बाई ए होता है। ठीक है सर, तो यानी कि ये कहानी हम जानते हैं, इसलिए हम यहाँ पे ये सब कुछ कर पाए, ये सब कुछ हम इसलिए कर पाए। तो यहाँ तक का प्रतिरोध की कहानी हमें आ गई। अब इसके अंदर कभी कभार ये पूछ लेता है कि तापमान का प्रभाव क्या होता है, मतलब तापमान बढ़ाने से क्या होता है। तो यहाँ पे देखिएगा तापमान का प्रभाव, तापमान का प्रभाव। तो देखो जैसे जैसे आपका तापमान बढ़ेगा, जैसे जैसे आपका तापमान बढ़ेगा, यहाँ पर क्या असर आने वाला है। तो तापमान का प्रभाव दो लोगों पे अलग अलग तरह से निकालते हैं, एक चालक पे और एक अर्धचालक पे। यहाँ पर क्योंकि कुछ भी नहीं बोल रहा तो चालक ही मानेंगे। हमारे इस पूरे अध्याय के अंदर हम चालक की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सर यहाँ पर कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम, इनकी बात कर रहे हैं। तो हम अगर उनकी बात कर रहे हैं तो चालक की बात कर रहे हैं, धारा वारा सब उस पर बाहर हैं अच्छी वाली। अर्धचालक का जो अध्याय होगा वो आगे आएगा, लास्ट जो हमारा लास्ट चैप्टर होता है सेमीकंडक्टर थ्योरी, वो अर्धचालकों का जो अध्याय है वो यहाँ पे होता है। पर फिर भी तापमान का प्रभाव अभी हम यहाँ दोनों जगह देखने वाले हैं। तो चालक के अंदर कैसे होता है इसके अंदर, तो देखिएगा इसमें मेन बात जो है चालक के अंदर वो ये होती है कि सर जैसे तापमान बढ़ता है, जैसे तापमान बढ़ता है एन जो है इलेक्ट्रॉन घनत्व, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। चालक में इलेक्ट्रॉन घनत्व को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन घनत्व वैसे ही बहुत ज़्यादा तगड़ा है, चालक के अंदर बहुत तगड़ा इलेक्ट्रॉन घनत्व है। तो वहाँ पर उसमें इलेक्ट्रॉन के घनत्व को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। क्योंकि मैं आपको बता दूँ इलेक्ट्रॉन का घनत्व कैसे होता है, एक तो कि जो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है, एक तो वो जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, और एक अर्धचालक के अंदर जैसा होता है। अर्धचालक के अंदर हम देखेंगे कि वहाँ पे मुक्त इलेक्ट्रॉन तो इतने नहीं है, लेकिन साथ साथ वहाँ पर जो है हल्का टेम्परेचर बढ़ाने से वहाँ पे जो बंध है, संयोजी बंध, वो टूट जाते हैं और वहाँ से इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं। यानी तापमान बढ़ाने से वहाँ पे मुक्त हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन टूट रहे हैं और इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं। तो वो एक एक करके आ रहे हैं, एक दो तीन, जबकि इसके अंदर शुरुआत में 1000 इलेक्ट्रॉन है ये मान लो, और वहाँ पर तापमान बढ़ाने के बाद एक दो टूट रहे हैं। यहाँ पे भी 1000 इलेक्ट्रॉन के बाद तापमान बढ़ाने से बंद टूटेंगे, पर वो एक दो बढ़ने से 1001 1002 को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। 1001 भी उतना ही होता है, 1002 भी उतना होता है। तो मैं तो मानता हूँ लगभग मेरे पास तो 1000 ही है, तो लगभग मेरे पास तो उतना फिक्स ही है। पर यहाँ पर तापमान बढ़ाऊंगा, पहले एक इलेक्ट्रॉन आपका मुक्त था, तो अब की बार दो हो गए, डबल हो गए, उसके बाद हो सकता है चार हो गए तो चार गुना हो गया, ये चार गुना हो गया। यहाँ पे सर कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, 1002 कर दो, 1004 कर दो, क्या होता है 1000 के सामने कुछ भी नहीं है। और मैं तो 1000 भी कम बता रहा हूँ, 10,000 के सामने बोल रहा हूँ। ये तो यानी कि यहाँ पर चालक के अंदर तो आपके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन इतने सारे होते हैं। तो यानी कि जैसे तापमान बढ़ता है एन, यानी कि इलेक्ट्रॉन घनत्व, इलेक्ट्रॉन घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्यों? बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, क्योंकि क्योंकि संयोजी बैंड के टूटने से मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या पहले से उपस्थित, संख्या पहले से उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या के मुकाबले, मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या के मुकाबले, की संख्या
के मुकाबले बहुत कम होती है, बहुत कम होती है। इसलिए तापमान का प्रभाव, तापमान के प्रभाव से n में कोई परिवर्तन नहीं आता, परिवर्तन नगण्य होता है, में परिवर्तन नगण्य होता है, में परिवर्तन नगण्य होता है। पहले से ही बहुत इलेक्ट्रॉन है सर इसके पास, पहले से ही 10,000 है। आपने जब तापमान बढ़ाया तो ये बात मानता हूँ मैं कि संयोजी बंध टूटते हैं और उससे फ्री इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। पर संयोजी बंध टूटने से जो मुक्त इलेक्ट्रॉन आपको मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 2 3 ऐसे, और वहाँ पे 10,000 के सामने उनका कोई मुकाबला नहीं है। तो उसको हम तो बोलेंगे कि ओवरऑल तो अभी भी 10,000 ही है। तो यानी कि एन में कोई परिवर्तन नगण्य है, तापमान के प्रभाव से एन में परिवर्तन नगण्य है, नगण्य होता है। ठीक है सर। परंतु तापमान बढ़ाने से, तापमान बढ़ाने से जो विश्रांति काल है, विश्रांति काल वो कम हो जाता है, घटता है, हमेशा घटता है। विश्रांति काल हमेशा घटता है, हमेशा घटता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ाती है। जब गतिज ऊर्जा बढ़ाती है तो अब उनके किसी धनायन के अंदर कूदने की जो संभावना है वो बढ़ जाती है। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, इसलिए एज टेम्परेचर इंक्रीज एन कांस्टेंट रहता है, नियत रहता है, और टाउ डिक्रीज करता है। तो इसलिए रजिस्टिविटी को क्या फर्क पड़ रहा है सर? रजिस्टिविटी में देखा था आपने सर कि जो एम एन ई स्क्वायर टाउ है, तो इसलिए एज टेम्परेचर इंक्रीज आपका ये जो टाउ है ये कम हो रहा है, इसको तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो जो रजिस्टिविटी है वो बढ़ती है। तो जैसे जैसे तापमान बढ़ रहा है आपकी प्रतिरोधकता बढ़ रही है, या प्रतिरोध बढ़ रहा है, प्रतिरोध बढ़ रहा है। तो किसी भी चालक के अंदर तापमान बढ़ाने से हमेशा उसमें प्रतिरोध बढ़ता है, प्रतिरोध का मान बढ़ता है। तो इसका मैं बोल सकता हूँ, इसका मतलब निष्कर्ष क्या निकला है सर? निष्कर्ष तापमान बढ़ाने से, तापमान बढ़ाने से प्रतिरोध का मान बढ़ता है, तापमान बढ़ाने से प्रतिरोध का मान बढ़ता है। चालक में बढ़ता है। ये है। अर्धचालक में क्या होता है? अर्धचालक में जिसका उल्टा होता है। कैसे होता है थोड़ा समझाता हूँ यहाँ पे। बाकी आज की क्लास वैसे खत्म हो चुकी है तो कल पढ़ लेंगे इस बात को नेक्स्ट क्लास में, लेकिन फिर भी एक बार हल्का सा आइडिया देता हूँ। अर्धचालक में ये होता है कि वहाँ पर आपका जो ये एन है, जो तापमान बढ़ाओगे ये भी बहुत बढ़ेगा, टाउ वहाँ पे भी कम होगा, क्योंकि टाउ का तो काम ही है सर, विश्रांति काल तो हमेशा आपका कम होगा। विश्रांति काल आप तापमान बढ़ाओगे तो वहाँ पे उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, तो जल्दी से वहाँ पे मतलब वो आपके उसमें रिकम्बाइन हो जाते हैं, वापस वो धनायन से मिल जाते हैं और वहाँ पे ऊर्जा को निकाल देते हैं। तो यानी कि वहाँ पर उनका जो विश्रांति काल था, जो समय था, वो कम हो जाता है। तो ये तो समय तो हमेशा कम होगा, लेकिन एन का मान बहुत बढ़ जाएगा। अब समय तो हो सकता है कि थोड़ा सा कम हो रहा है, जैसे समय तो एक बार कम हुआ, पर जो एन है वो 5 गुना बढ़ गया। आपने जो तापमान बढ़ाया उससे आपका 2 की जगह 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। पहले 2 इलेक्ट्रॉन फ्री थे, आपके पास जो बंद टूटे उसके वजह से 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो उसके लिए तो पहले 2 ही इलेक्ट्रॉन थे, मुक्त इलेक्ट्रॉन 2 ही थे, अब 10 हो गए, तो 5 गुना बढ़ गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो 5 गुना बढ़ गया। और जो टाउ है वो थोड़ा सा कम हुआ। तो ओवरऑल जो प्रतिरोध है आपका, ओवरऑल जो प्रतिरोध है उसमें हम देखेंगे कि एन तो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, टाउ बहुत कम हो रहा है, तो यानी कि ओवरऑल तो बढ़ रहा है सर नीचे। इसके बाद प्रतिरोधकता जो है वो कम हो रही है, यानी कि प्रतिरोधकता कम हो रही होती है, प्रतिरोध कम हो रहा होता है। सीधी सी बात समझो तो भाई, सिंपल चालक के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन थे पहले से ही, तापमान बढ़ाया तो इलेक्ट्रॉन की संख्या को फर्क नहीं पड़ा, पर उनका समय कम हो गया। इसकी वजह से आपका जो प्रतिरोध है, या यूँ बोलो कि इलेक्ट्रॉन को तो कोई फर्क नहीं पड़ा, तो इसका मतलब वहाँ पे जो समय कम हो रहा है, इसका मतलब वहाँ पे जो चालकता कम हो रही होगी।
सीधी सी बात है, इलेक्ट्रॉन को तो फर्क नहीं पड़ा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो उतने उतने ही है अभी भी जितने पहले थे, तो यानी कि उनकी बस चालकता कम ही हो रही है। तो तापमान बढ़ाने से जो चालक की चालकता थोड़ी कम हो रही है, लेकिन वहाँ पे हम अर्धचालक की बात करेंगे तो तापमान बढ़ाने से वहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्री हो रहे हैं बहुत सारे। पहले तो 2 ही थे, अब की बार 10 हो गए। तो इसका मतलब अब अर्धचालक की जो है वहाँ पे जो अर्धचालक की चालकता है वो बढ़ रही है। तो तापमान बढ़ाने से अर्धचालक की चालकता तो बढ़ती है, पर चालक की चालकता कम होती है। ये सीधी सी बात है। इसका उल्टा बोले तो तापमान बढ़ाने से चालक की चालकता जो है वहाँ पर हमने देखा कि कम हो रही है, इसका मतलब प्रतिरोधकता जो है वहाँ पर बढ़ रही है। तो चालक की प्रतिरोधकता बढ़ रही है, जबकि अर्धचालक की जो प्रतिरोधकता है वो घट रही है। तो ये चीज़ें अर्धचालक के बारे में मैं कल भी बात करूंगा, पर चालक की बात समझ में आनी चाहिए, चालक की बात समझ में आनी चाहिए। तो आज की कक्षा में इतना ही, कल इसके आगे की कहानी हम पढ़ेंगे। और उसके बाद फिर थोड़ा सा ये इतनी बातें की है, इसको एक बार समरी करके वापस याद भी दिलाऊंगा कि क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको याद रखनी है। और फिर हम आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि अब हम क्योंकि ओम्स के नियम पढ़ चुके हैं, तो धीरे धीरे अब विभवांतर और उसके अंदर जो किरचॉफ की कहानी है वो वहाँ पे पहुँचने वाले हैं। तो चलते हैं अगली कक्षा में। आज के लिए इतना ही। आज अगली कक्षा की बात करूँ तो मैं कल की क्लास ऑफ होगी, सैटरडे संडे की ऑफ हमारी ऑफ रहेगा। मंडे को हम मिलेंगे, नहीं 7 तारीख को क्लास होगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।